आप सभी को नमस्कार। इस उम्मीद आशा के साथ करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप सभी तक मेरी आवाज़ क्लियरली तरीके से आ रही होगी। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप सभी तक आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से। और स्वागत है काफ़ी दिनों बाद। कल आपका भाई दूज, उसके पहले फिर गोवर्धन पूजा, फिर इसके बाद दीपावली, छोटी दिवाली, धनतेरस। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया से सेफ्टी तरीके से आप सभी ने दिवाली को बहुत ही खुशियों के साथ, खूब रंग बिरंगे पटाखों के साथ आपने सेलिब्रेट किया होगा। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, दिवाली पे आप सभी लोगों ने इस उम्मीद के साथ आगे भी बढ़ने का प्रयास किया होगा कि अब हम ज़रूर सिलेक्शन का एक पाँव आगे बढ़ाएंगे और अगले दिवाली एक सरकारी जॉब के साथ बनाएंगे। तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का 24 अक्टूबर के करंट अफेयर पे, जिसमें हम लोग डेली बेसिस का वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक वाइज करते हैं, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फेस्टिवल से हो, या फिर किसी अवार्ड से हो, या फिर किसी भी पर्सनैलिटीज से हो, डेथ से हो। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं विद स्टैटिक जीके पोर्शन के साथ। तो जो भी ऐसे नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, जैसे कि आप सभी लोग डेली देखते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो आप सभी को दिख रहा होगा और जल्दी से फटाफट आंसर करने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को नमस्कार है। चलिए, पहला सवाल है, किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में शतरंज को भी शामिल कर दिया गया है? आप सभी साथियों को बता दूं, देखिए शतरंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक खेल है और इस समय जो है शतरंज को काफी मान्यता भी दी जा रही है, क्योंकि अभी आपको सभी को पता होगा डी गुकेश के बारे में, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन रहे, है ना। फिर इसके बाद धीरे धीरे अगर चेस में देखें तो आपका भारत का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जो चेस होता है, इससे कहीं ना कहीं जो एक बच्चा होता है उसका दिमाग बहुत अच्छे से विकसित हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इस वजह से जो गोवा सरकार है या फिर जो गोवा राज्य है, इस गोवा राज्य के अंदर जो है चेस का चेस स्कूल और कॉलेज के सिलेबस के लिए रखा गया है। मतलब अब जो है शतरंज का जो सिलेबस है वह भी इन कॉलेज और स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो छात्र हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकेगा और एक स्ट्रेटेजिक जो आपका माइंड है जो वो डेवलप किया जा सकेगा बच्चों के अंदर। और आपको सभी को पता है जो फीडे वर्ल्ड कप 2025 का है, इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये आपका गोवा के अंदर होगा, आयोजन किया जाएगा। ये भी आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, फटाफट जल्दी से फटाफट आप सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए। अच्छा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं हम सभी लोग, ठीक है? एक सेकेंड, क्लियर है? चलिए, तो अब आप सभी के पास थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं पढ़ने का बेटा, कि जो मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने पहला चेस जो स्पोर्ट्स है वो आपका वर्ल्ड कप 2025 का जीता है। दिव्या देशमुख ने फीडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 का जीता है। वर्ल्ड चेस डे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। नॉर्वे चेस 2025 के विजेता मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, ये रहे हैं। इससे रिलेटेड आपके बड़ा जरूरी है चेस से रिलेटेड, क्योंकि चेस का बड़ा ही 2025 के अंदर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए हुए थे, इस रिलेटेड आपको जानना बड़ा जरूरी है। इसके बाद आप सभी को बता दूं, जो अन्ना मुज्चुक यूक्रेन के हैं, इन्होंने नॉर्वे चेस 2025 का वुमेन्स कैटेगरी जो है वो जीता है। रोहित कृष्णा एस भारत के 89वीं ग्रैंड मास्टर हैं, 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि आपके चेस के हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88th ग्रैंड मास्टर बनी हुई है, जो कि चौथी महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में है। इसी तरीके से ग्रैंड मास्टर पी इनियान, जो कि तमिलनाडु के हैं, इन्होंने 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके चेस से रिलेटेड करंट अफेयर थे जो कि आप सभी को जानना बड़ा जरूरी था। और इसी के बीच में बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस, अभ्यास चल रहे हैं भारत और अलग अलग देशों के बीच में। और साथ ही साथ आपको बता दूं, भारत जापान के जो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है जैमेक्स 2025, बेटा आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, जैमेक्स 2025। इसका जो आयोजन है ये किया गया है कहां पर, आप सभी लोग बताएंगे। इंडिया और जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है जिसका नाम जैमेक्स 2025 है, ये कहां पर आयोजित हो रहा है? तो आप सभी लोगों को पता है, योकोसुका इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जिमेक्स का मतलब है यहाँ पे जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जे से जापान, आई से इंडिया, एम ई से मैरीटाइम और एम से मैरीटाइम, ई एक्स से एक्सरसाइज। तो ये जो है आपका जेमेक्स 2025 25 क्यों लिखा है, क्योंकि 2025 का हो रहा है। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है 16 से लेकर 18 अक्टूबर तक हुआ, जो कि एक समुद्र में आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ है, योकोसुका के अंदर हुआ है। इस अभ्यास की अगर हम लोग बात करें तो वॉरशिप जो आपका आईएनएस सह्याद्री है ये शामिल किया गया, और आपका जेमेक्स अभ्यास का पहला जो वर्जन है वो 2012 में आयोजित हुआ था। आप सभी को मैंने बताया था कि ये एक ऐसे एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो बेसिकली क्यों होते हैं, तो आप सभी को पता है ये एक्सरसाइजेस पहले ही इसलिए कर दिए जाते हैं कि एक तरीके का मॉक तरीके का होता है। जैसे हम मेन एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट, मॉक एग्जाम्स होते हैं, इस तरीके के असली लड़ाई से पहले जो है मॉक लड़ाई हो जाती है, जिससे एक देश से दूसरे देश के बीच में जो टेक्नोलॉजिकली चीजें हैं वो शेयर होती है, डिफेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक अच्छी लड़ाई को लड़ने के लिए। आप सभी को 2025 में जो मेजर ऐसे कॉम्बैट एक्सरसाइजेज जो हुए हैं आप सभी लोगों को मैं पढ़ा देता हूं, और ज्वाइन कर लीजिए अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स और साथ ही साथ सारे क्लासेस की जो पीडीएफ नोट्स है वो सभी को मिलती रहे। पहला एक्सरसाइज है सियाम भारत अभ्यास 2025 का, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। जापाड अभ्यास 2025 का बहुराष्ट्रीय के बीच में, मतलब मल्टीनेशनल कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का भारतीय सेना द्वारा जो है आयोजित किया गया है। और सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास 2025 का ईरान के द्वारा हुआ है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है 2025 का भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। युद्ध अभ्यास 2025 का भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। मैत्री अभ्यास 2025 का भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। स्लिनेक्स अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। जा माता अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में हुआ है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके एक्सरसाइजेस थे जो कि आपके 2025 के अंदर हुए हैं। आप सभी के लिए पता है सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है अगर, ठीक है। इसके बाद है अलग आपका अगला है रामानुजन फेलोशिप 2025 किन दो देशों के बीच शुरू की गई है। बेटा जितने भी बच्चे रहे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम चैनल अभिषेक सर ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आपके पीडीएफ नोट्स के लिए। तो आप सभी को पता है श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में कितने बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के नाम पे जो है 2025 का फेलोशिप खोला गया है। रामानुजन 2025 का फेलोशिप ओपन किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहां पर किया गया है तो आप सभी लोग जानते हैं, ये है भारत और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो भारत और ब्रिटेन है इन्होंने मिलकर आपके जो यंग साइंटिस्ट हैं इनके लिए एक ऐसी रामानुजन फेलोशिप की योजना शुरू की गई है, जिससे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा जो है पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया है इस योजना को। इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि जो थ्योरेटिकली फिजिक्स है और जो मैथमेटिक्स हैं इसको लंदन में शोध का अवसर, रिसर्च का अवसर देना है। आप सभी को बता दूं ये फेज 2 फेजेस में जो है इसको पूरा कंडक्ट किया जाएगा। मतलब एक फेज से क्या होगा, सबसे पहले इनको मतलब अप्रोक्स 6 या 25 लोगों को जो है इसमें चुना जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, फिर उनको जो है अपॉइंट किया जाएगा, मतलब उनको जो है आगे 3 साल के लिए भेजा जाएगा आपके लंदन के अंदर इस तरीके से पूरी रिसर्च करने के लिए, जिससे और भी बेहतर तरीके से आपकी ये अच्छे से हो सके। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जो फेलोशिप है इसके जो तहत चुने जाएंगे साइंटिस्ट, इनको लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में ज्वाइंट रिसर्च करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना कि लंदन में भेजा जाएगा, कहां पर भेजा जाएगा, आपके लिम्स में, लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। इसका नाम जो है इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन के सम्मान में रखा गया है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, FAO की 2025 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। आप सभी लोग जल्दी से फटाफट बताएंगे कौन से स्थान पर पहुंच चुका है। तो इसके पहले जो है भारत आपका 10वां स्थान पे था, और 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। आप सभी को बता दूं ये जो FAO है, FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसकी रिपोर्ट देखें तो इसके अनुसार भारत का कुल जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो वर्ल्ड लेवल पर 9th प्लेस पर है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर कौन से प्लेस पे है, 9वें स्थान पर है। और इससे पहले
भारत जो है वो 10वें स्थान पर था। लेकिन जब अब फॉरेस्ट एरिया में जब वृद्धि हुई है, इसके कारण एक स्थान जो है भारत का ऊपर हो चुका है। आप सभी को बता दो, भारत ने एनुअल फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि में अपना तीसरा स्थान भी बरकरार रखा है। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए, दुनिया का जो कुल वन है वो है 4.14 बिलियन हेक्टेयर, जो कि पृथ्वी का 32% भूमि को कवर करता है। मतलब अगर पृथ्वी 100% अगर लैंड एरिया को देखें तो उस लैंड एरिया में 32% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। पूरे हम पृथ्वी की बात करें और विश्व के जो 5 ऐसे शीर्ष देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया कवर्ड है, वो है रूस पहले नंबर पे, फिर ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और आपका इसके बाद है चीन। एफएओ के बारे में आप सभी को बता दूं, यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है रोम इटली के अंदर है। और इसका मेन एम है कि ग्लोबल लेवल पर जो भुखमरी है उसको समाप्त करना और फूड सेफ्टी को भी बढ़ाना। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 18th जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 का, वो पहला रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई थी। और साथ ही साथ भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण देखें अगर हम लोग तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, जिसमें सिर्फ अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें, जंगल की बात करें तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका अप्रोक्स इस 8,27,356 का 21.76% है। और ट्री कवर जो पेड़ों से कवर है आपका पूरा भारत देश के अंदर एरिया, वो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% होता है आपके पूरे 8,27,356 का। टोटल ग्रोथ देखें तो 1445 वर्ग किलोमीटर का आसपास ये ग्रोथ हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। वृद्धि में देखें तो शीर्ष राज्य जो है वो सबसे ज्यादा वन और वृक्ष दोनों की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ है। और सिर्फ वन आवरण की बात करें तो अधिकतम वृद्धि जो है वो आपके मिजोरम के अंदर हुआ है, जो कि 242 किलोमीटर के आसपास वृद्धि करी गई है। सबसे बड़ी जो गिरावट हुई है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, अप्रॉक्स 612 किलोमीटर जो है फॉरेस्ट खत्म कर दिए गए। आप सभी को पता है, देखिए बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है और बायोडाइवर्सिटी के अंदर फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर आप सभी को पता है वही जीव जानवर पाए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट कटने के बाद फिर वो आपको आसपास आपके घर के अगल बगल में देखने को मिलते हैं। फिर आपको जो है डर लगता है और इनसे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो नुकसान पहुंचती, हानि पहुंचती है, फिर सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे स्कीम्स या योजनाएं लेकर आनी पड़ती हैं जिसकी वजह से जो मानव है और जो जानवर है इसके बीच में युद्ध ना हो सके और किसी को नुकसान ना हो सके, मानव से जानवर को मानव से, दोनों का जीवन एक आसान तरीके से चल सके, फिर ऐसी ऐसी योजनाएं लानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमें उन योजनाओं के पहले, इन युद्ध के पहले अगर हम ही खुद पर इस तरीके का विचार करें जिससे कि हम इनके घरों पर ना छीने, तो ये हमारे घरों को यार हमें छीनने के लिए क्यों अपने घर से बाहर आएंगे, है कि नहीं। तो क्षेत्रीय वन जो आवरण है शीर्ष राज्य पर आपका मध्य प्रदेश है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि 77,073 किलोमीटर में फैली हुई है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद वृक्ष आवरण प्रतिशत में शीर्ष जो राज्य है वो लक्षद्वीप है 91.33% के साथ। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे फटाफट। निंगोल चाकोबा एक त्योहार है जो कि मनाया गया है एक राज्य के अंदर। आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, तो आप सभी लोग जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। जी बिल्कुल, बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे खुशियों के साथ मनाया जाता है आपके मणिपुर के अंदर आपका ये निंगोल चकोबा फेस्टिवल। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यह मणिपुर का एक ऐसा मैती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। जो भी आप एग्जाम में चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो स्टैटिक जीके आता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके 1 ही 2 3 सवाल पूछेंगे, लेकिन ऐसे सवाल पूछेंगे जो करंट से रिलेटेड होगा। और देखिए ये त्योहार कौन से कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, याद रखेंगे मैती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। और जो है ये देखिए आप सभी लोग, तो हर साल जो है मैती कैलेंडर के हियांगेई महीने के दूसरे दिन ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। निंगोल का अगर हम लोग मतलब समझे तो इसका मतलब होता है जो विवाहित महिलाएं हैं, और चकोबा का मतलब होता है भोज। इसमें आप सभी का होता क्या है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने ससुराल से मायके आती हैं, ठीक है, उस पर भोज कराया जाता है। जो मैरिड डॉटर्स हैं ये अपने मायके आती हैं और फल, मिठाइयाँ, उपहार लेकर आती हैं। और जो भाई हैं
वो परिवार के साथ पारंपरिक भोज में शामिल होते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा इस त्योहार के अंदर क्या होता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 2025 के ऐसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स जो कि आप सभी के एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं। सीरा राखोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है 2025 का मणिपुर के अंदर मनाया गया। जांस्कर महोत्सव 2025 का लद्दाख के अंदर मनाया गया। नुआखाई महोत्सव 2025 का उड़ीसा के अंदर मनाया गया। 27वां सरस आजीविका मेला 2025 का दिल्ली के अंदर बनाया गया है। सुरु समर महोत्सव 2025 का लद्दाख के अंदर बनाया गया। 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार के अंदर मनाया गया है। गाई यात्रा महोत्सव 2025 का नेपाल के अंदर मनाया गया है और मारबत महोत्सव 2025 का नागपुर महाराष्ट्र के अंदर मनाया गया है। बेहदिन खलम महोत्सव जो है वो 2025 का मेघालय के अंदर मनाया गया है। आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अभिषेक सर ऑफिशियल डेली आपके क्लासेस अपडेट्स के लिए, और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आपको जो कि करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप सभी को मिल सके। चलिए अगला सवाल है F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का किस ड्राइवर ने जीता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए मैक्स वर्स्टैपेन, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जीता है। आप सभी को सॉरी आप सभी को पता होना चाहिए जो रेड बुल टीम है, ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने 2025 का फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत ली है। यह रेस अमेरिका के ऑस्टिन सिटी में आयोजित की गई थी। यह उनकी इस सीजन की 5वीं जीत है और पिछले 4 रेस में तीसरी जीत है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस जो है जो कि दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क जो है वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स रिलेटेड है। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जल्दी से पढ़ लेते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल अभिषेक सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ नोट्स पाने के लिए और क्लासेस अपडेट्स के लिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं 1 मिनट जल्दी से। महिला दृष्टिहीन फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो है जीता है वो अर्जेंटीना ने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी जो रहे हैं वो आपके लियोनेल मेसी रहे हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है, आप सभी को पता ही है। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर यूएस ओपन 2025 का जीता है, और साथ ही साथ बैलन डी और पुरुष 2025 उस्मान डेम्बेल फ्रांस ने जीता है। बैलन डी और महिला 2025 एतना बोनमती स्पेन की है, इन्होंने जीता है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फ्रांस के सैमुअल उमटीटी ने फुटबॉल में संन्यास ले लिया है, और जैस्मिन लंगोरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और अमेजिंग जानकारी के लिए आप सभी लोग अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ इसी अभिषेक शुक्ला जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्तु वर्ष किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आप सभी लोग बताएंगे बेस्तु ईयर एक तरीके का नया साल, जैसे हमारे हिंदू नववर्ष मनाया जाता है ऐसे ही आपके गुजरातियों के द्वारा जो है ये बेस्तु ईयर मनाया जाता है। आप सभी को बता दूं जो गुजराती कम्युनिटी है इनके द्वारा 22 अक्टूबर 2025 को अपना पारंपरिक नया साल बेस्तु वर्ष मनाया है, और हमेशा 22 अक्टूबर को ही नहीं मनाते, ये भी ध्यान रखिए। ये गुजराती का नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये कब मनाया जाता है अगर देखें तो दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास का जो शुक्ल प्रतिपदा है अगला दिन, उस दिन पर यह मनाया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो प्रमुख नव वर्ष हैं आप सभी के भारत के अंदर, इसको थोड़ा सा आप जानने का अगर प्रयास करें तो जैसे हमारे देश के अंदर हिंदू नववर्ष अप्रैल में मनाते हैं, आप सभी लोग देखा होगा। तो हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात करें तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर, उगादी फेस्टिवल का नाम सुना होगा जो कि कर्नाटक का है और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आप सभी को बता दूं जो सिंधी नववर्ष है वो चेटी चंड के द्वारा मनाया जाता है, और आप सभी के साथ जो सिख नववर्ष जो है वो बैसाखी जो कि पंजाब का है। इसी साथ साथ पारसी नववर्ष जो है नवरोज, और साथ ही साथ तमिल नववर्ष पुथांडु और मलयालम नववर्ष विष्णु के द्वारा मनाया जाता है। अगला है आप सभी के बारे में समझना है प्रमुख जो नववर्ष भारत और विश्व के अंदर मनाया जाता है, तो आप सभी का है बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख बोलते हैं जिसको, उड़िया नववर्ष पाना संक्रांति के दिन, और असमिया नववर्ष बेहागो बिहू के दिन, और कश्मीरी नववर्ष नवरी नारोज के दिन। मणिपुर नववर्ष जो है ये आपके साजिबू चारो ओबा के दिन पे मनाया जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। यहूदी समुदाय का जो नववर्ष है वो रोश हशनाह के द्वारा जो है मनाया जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को? किसी प्रकार की कोई
क्लियर है। अब आपका अगला सवाल है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो कि पूछा जाता है, न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। जो जस्टिस प्रतिभा सिंह है, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के रूप में एडवाइजरी बोर्ड ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए विपो के बारे में, WIPO के बारे में। इसका मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो न्यायाधीशों के सलाहकार हैं, उसके बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, प्रतिभा एम सिंह को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जो है 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए की गई है, ये भी ध्यान रखना है। और ये इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, इसका नेतृत्व करने वाली ये पहली भारतीय महिला जो है बनी है। और इस बोर्ड के अंदर पनामा, चाइना, कजाकिस्तान, इजिप्ट, फ्रांस, कनाडा, तंजानिया, लग्जमबर्ग और साउथ कोरिया के जो है न्यायाधीश इसके अंदर शामिल हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें वीपीओ के बारे में, तो आप सभी को फुल फॉर्म पता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय बेटा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, जिसका मेन उद्देश्य ही यही है इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना, क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बढ़ावा देना और उसका पूरी तरीके से कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, सेव करना। क्योंकि कोई भी ऐसे जैसे मतलब पेटेंट वाले होते हैं, जैसे जिसका कॉपीराइट, इन पे पूरे तरीके से ध्यान देना। यह संस्था बेसिकली देखें तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या फिर ज्योग्राफिकल, जिसको आप GI टैग बोलते हैं, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे अधिकारों पर काम करती है कि किसी का अगर अधिकार है तो वो छीनना। जैसे मेरा कोई कॉपीराइट, अगर मेरी कोई चीज कोई व्यक्ति और कॉपी कर रहा है तो ये मेरा अधिकार है कि मैं इस पे क्लेम कर सकता हूँ कि मेरी कॉपी चीज क्योंकि मेरे द्वारा डेवलप की गई है। समझ में? जैसे ये कंटेंट की बात करूं तो अगर कोई भी और टीचर पढ़ाते हैं और यही कंटेंट एग्जैक्ट रख देते हैं तो मेरा अधिकार है कि मैं उनके ऊपर क्लेम कर सकता हूं कि ये मेरा कंटेंट है, आप कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट माय परमिशन। ठीक है। इसके अंदर देखिए तो 193 सदस्य देश हैं और ये भारत इसका जो हिस्सा बना था वो 1975 के विपो में शामिल किया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। 2026 का जो आपका शीतकालीन ओलंपिक है, ये भारत से किसे मशाल वाहक चुना गया है? Who from the India has been chosen as the torch bearer for the 2026 Winter Olympics? तो आप सभी लोग याद करेंगे 2008 के जो आपके अभिनव बिंद्रा थे, याद होगा आप सभी लोगों के, बहुत ही बड़े आपके ये शूटर थे। 10 मीटर का इन्होंने शूट किया था 2008 का, जब आपका बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था। एयर राइफल कंपटीशन में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो इन्हीं को ही ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो अभिनव बिंद्रा है 2026 के विंटर ओलंपिक्स के मशाल के रूप में इनको चुना गया है, जो कि 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेड्जो शहरों में होगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी को बता दूं जो विंटर ओलंपिक्स होता है ये बर्फ और बर्फीले वातावरण में खेले जाने वाले खेल को शामिल किया जाता है और यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और 1924 में इसका आयोजन पहली बार फ्रांस के चामोनी सिटी में हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो इसके प्रमुख खेल हैं आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, फिगर स्केटिंग, बाइथलॉन, कर्लिंग, लोग बॉब्स्लेड और आदि ऐसे बहुत सारे खेल इसके अंदर शामिल होते हैं। ये जो ओलंपिक जो समर ओलंपिक होता है इससे काफी अलग होता है और बर्फीले देशों में आयोजित किया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा जो आपका ओलंपिक है। अगला सवाल और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद उपाधि आपकी प्रदान की गई है? तो आप सभी को बता दो, काफी बड़े ये आपके एथलीट है, आप सभी लोगों को इनके बारे में पता ही होगा। और लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया है, या फिर आप सभी लोग कहते हैं इनको उपाधि प्रदान की गई है। आप सभी को पता है काफी बड़े जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैं। इन्होंने भारतीय सेना की जो टेरिटोरियल आर्मी एक तरीके से समझिए कि कोई आम आदमी भी इसके अंदर आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। जब कभी ऐसा युद्ध किया गया, अगर किसी देश के खिलाफ अगर युद्ध हुआ तो अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है टेरिटोरियल एक आर्मी के रूप में हम शामिल हो सकते हैं अपने देश के रक्षा के लिए। तो इन्हीं को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कॉलोनल की मानद उपाधि जो है ये प्रदान की गई है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में
2020 में गोल्ड और 2024 में सिल्वर मेडल जीता है, आप सभी लोगों को पता है। और नीरज चोपड़ा 2016 में नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए, बाद में उन्हें सूबेदार 2021 और सूबेदार मेजर 2022 के पद पर पदोन्नति मिली है, आप सभी लोगों को पता ही है। इसके बारे में मैंने बताया ना, यह सेना की आशंकालिक जो इकाई है जिसमें ऑर्डिनरी सिटीजन भी शामिल हो सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी युद्ध होता है या फिर प्राकृतिक आपदा आ जाती है या फिर आंतरिक सुरक्षा में नियमित सेना की मदद करने के लिए। इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। इसमें शामिल जो व्यक्ति हैं अपनी नॉर्मल जॉब या व्यवसाय जारी रखते हुए भी जरूरत पड़ने पर सेना की सेवा करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो कि आप सभी की क्लास के लिए मुझे पढ़ाना था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बढ़िया लगा होगा सेशन, और ऐसे ही अमेजिंग सेशन के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर आप सभी लोगों ने मुझे सुना, पढ़ा और समझा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहे। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आप सभी को जय हिंद।